कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फल उत्पादन में जैव उर्वरकों की भूमिका पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे भाइयों वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व पे, और साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों मूली, शलगम और गाजर फसल की बिजाई और उसकी देखभाल पे। तो शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा है फल उत्पादन में जैव उर्वरकों की भूमिका। किसान भाइयों, जैव उर्वरक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें सूक्ष्म जीव की जीवित या फिर जो अव्यक्त कोशिका हैं वो मौजूद हुए हैं, इसलिए इनको जैव उर्वरक हम कहे हैं। और जैव उर्वरक भाइयों फसल उत्पादन में पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है उसने बढ़ा के मिट्टी की उत्पादकता और उसकी संरचना में सुधार करके और पौधों को कीट और बीमारियों से बचाकर फसल उत्पादन में किसान भाइयों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभावा है। और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर है, साथ ही लागत न प्रभावी बनावा है और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण टिकाऊ खेती न भी बढ़ावा देवा है। और जैव उर्वरक भाइयों फसल पैदावार ने 10 से 30% तक बढ़ावा है, जिससे किसान भाइयों की आमदनी भी बढ़े और साथ में भाइयों मिट्टी की जो नमी है उसने भी बनाए रखने में ये मदद करे है। तो जो जैव उर्वरक है भाइयों मिट्टी की जो संरचना है उसने भी सुधारा है, नमी ने बनाए रखे हैं और उत्पादकता है उसने भी बढ़ावा है, और हमारे पर्यावरण के भी बहुत अनुकूल हैं जैव उर्वरक। और बात करें भाइयों पोषक तत्वों की उपलब्धता पे, तो जैव उर्वरक भाइयों मिट्टी में पोषक तत्वों जिस तरह की नाइट्रोजन है और फास्फोरस है और जो दूसरे घुलनशील पदार्थ हैं इन आसानी तक घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। साथ ही राइजोबियम जैसे जीवाणु हैं वो राइजोबियम जैसे जीवाणु खाद हैं वो दानों में नाइट्रोजन प्रदान करे हैं, जबकि एजोबैक्टर भाइयों गेहूं और अनाज के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करे हैं। साथ ही फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया जैसे जैव उर्वरक मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को पौधों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करे हैं। साथ ही जैव उर्वरक जो है मिट्टी की संरचना है, मिट्टी की बनावट है, मिट्टी की जल धारण करने की जो क्षमता है उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार लेकर आवे है, और ये मिट्टी की उत्पादकता और लंबे समय तक जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की उसने बनाए रखने में मदद करे है। इससे एक जीवित और स्वस्थ माध्यम भी मिट्टी के अंदर यो बना हुआ है। साथ ही जैव उर्वरक जो है वो पौधे की बढ़ोतरी खातर बहुत बढ़िया माने जाओ हैं, क्योंकि इससे पौधे की बढ़ोतरी है वो बहुत तेजी तो है और उन्हें जो है कीट और बीमारियों के प्रकोप से भी बचा कर रखा है। साथ ही ये पौधों में सूखा, अत्यधिक पानी या तापमान परिवर्तन जैसे जो तनाव हैं उनके प्रति भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करे है। यानी कि जब समय के साथ तापमान में बदलाव आया है, एकदम से ज़्यादा बारिश हो जाए या सूखा है, पानी बारिश कम हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है पौधा मरदा नहीं और पौधे की जो ऐसी स्थिति तक लड़ने की ताकत है वो बनी रहा है। साथ ही भाइयों जैव उर्वरक के प्रयोग से जो है रासायनिक उर्वरक जिस तरह की यूरिया है उसकी जरूरत कम हो जाए, जिससे उत्पादन और लागत में जो है कमी आव है। साथ ही पर्यावरण के अनुसार ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते और रासायनिक प्रदूषण ने भी कम से कम करा है, जिससे टिकाऊ और जैविक खेती ने बढ़ावा मिला है। और बात करो उपज की, तो जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से भाइयों फसल की पैदावार में 10 से 30% तक बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही जैव उर्वरक का जब भी हम प्रयोग करें तो एक तो बीज उपचार जो है वो हमने जरूर करना है, बीज को जैव उर्वरक के घोल में उपचारित करके उसकी बुआई करें। साथ ही पौध उपचार भी हमने करनी है, तो रोपाई तक पहला पौधों की जड़ों को जैव उर्वरक के घोल में डुबोएं और उसमें उपचारित करें। और धान जैसी जो फसलें हैं उसमें सीधे खेत में सूखे जैव उर्वरक का प्रयोग भी हम कर सके हैं। इसके अलावा भाइयों बात करें कि जो जैव उर्वरक हैं इनके लाभ की अगर बात करें तो भाइयों जैव उर्वरक जो है जैव द्रव्यमान उत्पादन और उपज को 10 से 20% या 30% तक भी बढ़ाने में मदद करे है। साथ ही सिंचित और जो बारिश आधारित फसल है उसकी पैदावार ने बढ़ावे है। ये सीधे पौधे को नाइट्रोजन भी उपलब्ध करावे हैं और मिट्टी से जनित जो रोग हैं उनने भी नियंत्रित करके रखे हैं, और किसान भाई की जो फसल है उसकी सुरक्षा में भी बहुत बड़ी मदद करे है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति ने सुधारा है, प्रदूषण मुक्त उर्वरक है और जल्दी सड़ने में भी ये मदद करे हैं। लेकिन जैव उर्वरक के प्रयोग में कई तरह की बाधा भी आव है भाइयों, जिस तरह उत्पादन में बाधा है, उचित और कुशल
उपभेद जो है उसकी अनुपलब्धता होना या उपयुक्त परिवहन की उपलब्धता न होना। साथ ही साथ देखा जाओ कई बार जो है किण्वन के दौरान भी जो है समस्या आ जाए है, और पैकेजिंग में भी जो है मानकों का अभाव रहा है, तो ये भी समस्या एक बड़ी है। साथ ही बाजार की तंगी की अगर बात करें तो भाइयों किसान की जागरूकता का अभाव होना या फिर अपर्याप्त मात्रा में अनुभवी कर्मचारियों का होना, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन का भी अभाव होना और मौसमी और सुनिश्चित मांग का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। और साथ ही भाइयों अगर संसाधनों की कमी की बात करें तो जैव उर्वरक उत्पादन के लिए जो सीमित संसाधन है वो भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही किसानों की सीमित जोखिम लेने की क्षमता, ये भी एक बड़ी समस्या है। और अगर क्षेत्र स्तर पर की जो कमी है उसकी बात करें तो मिट्टी और जलवायु का एक जो है मुख्य कारक है, और जो दोषपूर्ण टीकाकरण तकनीक है वो भी इसका एक कारण है, और फसल प्रबंधन भी भाइयों कारण है। और जो फसल है उसमें जैव उर्वरक का हम अनुप्रयोग किस तरह करें, तो मिट्टी आवेदन विधि क्या होगी इसमें। एक तो हर एक एकड़ भूमि में भाइयों हमने एक अच्छी तरह से विघटित पशु खाद के 100 किलोग्राम के साथ एजोबैक्टर और पीएसबी कल्चर के पैकेट का प्रयोग करके उसने मिक्सर में डालना है, मिक्सर में डाल के उसको छिड़कें, और इलाज के लिए भाइयों रात भर उसने मिक्सर में रखें। रोपण के समय या सिंचाई के समय भाइयों मिट्टी में प्रसारित कर दें, और लंबी अवधि की जो फसल है उसके लिए भाइयों बायो फर्टिलाइजर 200 ग्राम हमने लेना है, और 200 ग्राम की हमने 20 से 30 पैकेट इसमें लेने हैं, और उसको 80 से 120 किलोग्राम के साथ हमने जो है मिला लेना है। और जैव उर्वरक के प्रयोग में भाइयों फलों के उत्पादन में शामिल जो भी रासायनिक उर्वरक हैं उनकी एक तो लागत कम हो जाएगी। फल उत्पादन के लिए जो जैव उर्वरक है उसका प्रभावी प्रयोग न केवल उत्पाद और जो हमारी आर्थिक लाभ है वो भी प्रदान करेगा, बल्कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी सुधारण में और मिट्टी के रख रखाव में भी ये बहुत बड़ी मदद करे है। क्योंकि भाइयों जैव स्रोत रासायनिक, भौतिक और जो जैविक विशेषताएं हैं उनमें एक बहुत जो है बड़ी विविधता का प्रतिनिधित्व करे है। इसलिए भाइयों इनका कुशल प्रयोग करके खास तौर पर जो कृषि पर्यावरणीय वातावरण है और जो स्थानीय उपलब्धता है उस पर बहुत हद तक निर्भर कर है। तो किसान भाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे तो किसान भाई जो हैं अच्छी पैदावार ले पाएंगे, और इससे जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो लंबे समय तक बनी रहेगी, मिट्टी की जो जल धारण की ताकत है वो भी लंबे समय तक रहेगी। साथ ही भाइयों जो जैव उर्वरक है वो मेजबान पौधों के जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने के साथ साथ जो है राइजोस्फीयर बनाए रखने में भी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों की तुलना में ज़्यादा अधिक लागत के रूप में प्रभावी भी देखे गए हैं, और जैव उर्वरक भाइयों बैक्टीरिया, कवक और शैवाल जैसे जो चुनिंदा सूक्ष्म जीव हैं उनके संदर्भ में उपभोगों वाले जो जैविक रूप हैं उसमें भी सक्रिय उत्पादन देव हैं। ये तो भाइयों करी चर्चा फल उत्पादन में जैव उर्वरकों की भूमिका पे भाइयों। और ये बात करें भाइयों मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 18 डिग्री सेल्सियस भाइयों। और जिक्र करें कल के कृषि कार्यक्रम के विषय का, तो कल है भाइयों दिन शनिवार, और कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पशुओं का रोगों से बचाव और अन्य देखभाल पे, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे बेर के बागों की देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और भूमि पर जीवन, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की क्वालिटी गिर रही है, पौधे और जानवर लुप्त हो रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ रहे हैं। जंगल, आर्द्र भूमि और घास के मैदान जैसे महत्वपूर्ण स्थान जो इंसान और प्रकृति दोनों की मदद करते हैं आज काफ़ी दबाव में हैं। वनों की कटाई और अत्यधिक चराई जैसे अस्थिर तरीके इन खतरों को और बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन का सही और टिकाऊ उपयोग करें, पेड़ पौधे दोबारा लगाएं और पर्यावरण को सुधारें तो इससे प्रदूषण कम होगा और जीव जंतुओं की रक्षा भी होगी। यह कदम एक सुरक्षित और मजबूत जलवायु वाले भविष्य के लिए जरूरी है। क्या आप जानते हैं आज दुनिया की 1/4 से ज्यादा जानवरों और पौधों की प्रजातियां
लुप्त होने के किनारे पर हैं। और करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने रागणी। भाई ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। तेरा वाल्मीकि ने करे कर्म भील के, इसलिए भील कहाया शिक्षा लगी सप्तर्षियों की, वो कर्ण तपस्या लाया। तेरा बिल्ला आड़ कर्म छोड़ महर्षि की पदवी पाया, ज्ञान विज्ञानी सहस्त्र पढ़ के वो खुद रामायण बनाया। भाई सेवन पूजन भजन करे रे, सेवन पूजन भजन करे, नित्य ईश्वर के गुण गाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना हर कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। भाई वशिष्ठ मुनि की माता ने श्री राम पटेल कराई, विश्वामित्र की जात बता जी ने ऋषि की पदवी पाई। तेरा ब्राह्मण वो कनीच कहा गया, वो रावण अन्यायी, भगत व भिक्षाणी तो कहते हैं था उसका छोटा भाई। झूठे बेर सबरी डलनी के, झूठे बेर सबरी डलनी के, श्री रामचंद्र ने खाए, जन्म जात का जोर चलाना ये कर्म ही बड़े बताए। ऊंच नीच कर्मों से होते वेदों ने फरमाए, जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। सुनो कहानी छल करके पंडिता ने व्याधि बोध की कन्यायानी शिक्षा लागी बेटो कमा की विद्या पढ़नी ठाई चार वेद छ
शास्त्र पढ़ के वो बन गया पंडित ज्ञानी। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में, विक्रमादित्य के 9 रत्नों में वो सबसे श्रेष्ठ कहाए। कदम जाते का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। पाना नंदानाई सदन कसाई जाने सभी जमाना। कबीरदास और रविदास ने लिया ईश्वर का गुण गाना। गरीब घर में पैदा हो गए कल्याणा जलताना। पर भक्ति करके पार उतर गए, भक्ति करके पार उतर गए हो गए मन के खाए। जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए। नीच कर मोचे होते ये तो मैं फरमाए। जन्म जात का जोर चलाना कर्म ही बड़े बताए, कर्म ही बड़े बताए। ये तो सुनी भाइया रागणी और गायक कलाकार थे रणवीर। और भाइयों ये करें चर्चा आज की नसीहत के तहत वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व। किसान भाइयों, हम सब जाना कि घर में जो है लगभग 400 से 500 ग्राम कूड़ा करकट हर रोज निकल जाए, और साथ ही गलियों और सड़कों और कूड़ेदान में भी जो है हम कूड़ा डाल दे रहे हैं। इस तरह भाइयों शहरों और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हर रोज काफी मात्रा में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ निकलता रहा है। या तो इसे हम जला दे हैं, और अगर हम इसे जलाओ हैं तो उससे प्रदूषण की समस्या पैदा हो जाए। तो जो हमारा समाज है, सरकार है, उसके लिए जो ये कूड़ा कचरा है एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही वो वातावरण भी दूषित कर है। इसके अलावा भाइयों कूड़े करकट से जो है कई प्रकार की बीमारी भी जो है वो फैल रहे हैं। इस समस्या से निपटन खातर भाइयों वैज्ञानिकों ने कई उपाय सुझाए, जिसमें तो वर्मी कंपोस्टिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। और वर्मी कंपोस्टिंग वो प्रक्रिया भाइयों जिसमें कूड़े और गोबर का हम सही तरह से उपयोग करके, इसका सदुपयोग करके वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सके हैं। और वर्मी कंपोस्ट भाइयों अलग अलग कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से केंचुए द्वारा केंचुआ खाद बनाने की एक तकनीक है। और कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के ढेर में भाइयों केंचुए डालने तक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसका विघटन बड़ी तेजी से होना शुरू हो जाए, और इससे भाइयों लगभग 3 से 4 महीने में बहुत ही बढ़िया किस्म की खाद बनकर तैयार हो जाए, जिसमें पौधे के मुख्य जो तत्व हैं जिस तरह की विटामिन है, एंजाइम है, जीव प्रतिरक्षी हैं, और जो बढ़ोतरी वाले हार्मोन हैं और प्रोटीन, ये सब पाए जाओ हैं। केंचुए की अलग अलग प्रजाति में एपीजेइक केंचुए वर्मी कंपोस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया माने गए हैं, क्योंकि भाइयों ये सही वातावरण में यानी कि 10 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर लगभग साल भर सक्रिय रहे हैं। और गड्ढे में केंचुआ उत्पादन करने खातर भाइयों कुछ एक बातों का ध्यान जरूर रखना है। एक तो गड्ढे में भाइयों नमी का स्तर 32 से 66% हमने बनाकर रखना है, और दूसरा भाइयों तापमान जो है वो 10 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। तो ये सब उपयुक्त माना जावा है। साथ ही उपयुक्त जो वातावरण है उस खातर भाइयों खाद और केंचुआ सम्मिश्रण को 15 दिन के अंतराल पर हमने हल्के हाथ तक जो है वो अपशिष्ट पदार्थ को नीचे तो ऊपर करना है, यानी कि उसकी पलटी करनी है हमने हर 15 दिन के बाद। और जो केंचुआ खाद है उसने बनाने की मुख्य रूप से भाइयों 2 विधि है। एक तो है जमीन में गड्ढा खोद के अपशिष्ट पदार्थों से जो है केंचुआ खाद बनाना, और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भाई जो गड्ढा है उसका सही आकार जो है वो माना जावा है कि वो 20 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा हो और 2 फुट को गहरा होना चाहिए। और सभी गड्ढे भाइयों एक ही जगह पे हमने कतार में बनाने हैं। और दूसरा तरीका है भाइयों जमीन पर ढेर बनाकर केंचुआ खाद बनाना। गड्ढे की जगह भाइयों जमीन पर ढेर बनाकर भी हम केंचुआ खाद बना सके हैं। और जो ढेर है
वो हम गुंबद नुमा जिस तरह कुरड़ी कहता है जिसने, तो इस तरह बनाकर हम केचुआ खाद बना सके हैं भाइयों। और ढेर में जो ढेर है उसका सही जो आकार होना चाहिए वो होना चाहिए 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा रखें। हालांकि जो ढेर की लंबाई को भाइयों कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा के अनुसार हम घटा या बढ़ा भी सके हैं, जबकि जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो लगभग हमने 3 फीट और 2 फीट ही रखा है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वर्मी कंपोस्ट में जो पोषक गुण है उसकी बात करें तो भाइयों वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.9%, फास्फोरस 2%, पोटाशियम लगभग 0.8% और पीएच मान 6.5 से 7 तक का हो है भाइयों। और मुख्य तत्वों में भाइयों विटामिन, एंजाइम, जीव प्रतिरक्षी, वृद्धि हार्मोन और प्रोटीन भी इसमें शामिल है। और कंपोस्ट बनाने की विधि की बात करें तो भाइयों वर्मी कंपोस्ट बनाने खातर किसी भी सड़ने या गलने वाले जो कार्बनिक पदार्थ हैं जिस तरह की पेड़ पौधे के पत्ते हैं, फल और सब्जियों की छिलके हैं और खेती या जो हमारी फसल जो कृषि फसल है उसके जो व्यर्थ अवशेष हैं और गोबर, ये सब चीजें हमने चाहिए वर्मी कंपोस्ट बनाने खातर। ये जो सारे पदार्थ हैं इनमें कोई भी हानिकारक रसायन या कोई ठोस पदार्थ जैसे कि ईंट होगी, पत्थर है या पॉलीथीन है वो इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। सबसे पहला तो भाइयों समतल जगह पर सबसे नीचे 1-2 सेंटीमीटर बालू रेत की एक परत बिछा लें। फिर उसके ऊपर भाइयों पहली परत में धान, गेहूं की पुआल और केले की जो पत्ती हैं या जो फल और सब्जी के छिलके हैं उन्हें 1 इंच की ऊंचाई तक बिछा लें और पानी का उस पर छिड़काव करके उन्हें बिल्कुल तर कर दें। और दूसरी परत में भाइयों 6 से 7 दिन पुराना जो गोबर है उस गोबर में भूसे ने मिलाकर वो डाल दें और इसके ऊपर भी भाइयों थोड़ा सा पानी छिड़क दें जिससे कि इसमें नमी बनी रहे। और इसके बाद भाइयों तीसरी परत में 500 से 1000 जो केचुआ है वो एक गड़ी या जो एक नाली बनाई है उसमें बराबर मात्रा में उसमें छिड़क दें। और चौथी परत में भाइयों वर्मी कंपोस्ट कल्चर, कटे फटे कूड़े, करकट और जो पौधे की पत्ती हैं उनमें मिलाकर 1 से 2 फीट ऊंची जो उसमें एक परत बना दें। और इसके ऊपर भी भाइयों पानी का छिड़काव जरूर करें क्योंकि नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद भाई जो बेड तैयार हो जाएगा उस बेड ने जूट या घास से ढक कर दें और उसके बाद भाइयों पानी का छिड़काव इसमें कर दे रहे हैं तो केंचुए धीरे धीरे जो है अपनी प्रजननशील होकर संख्या बढ़ाना शुरू कर देंगे और जो माध्यम है उसमें कंपोस्ट तैयार करके हमने प्रदान कर देंगे। और 1 महीने के बाद भाइयों बेड की जो है पलटाई जरूर कराएं और लगभग 1.5 महीने में सही उपयुक्त अवस्था और केंचुओं की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी के होने पर जो है सारा जो ये कचरा था वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंपोस्ट खाद में बदल जाएगा भाइयों, जिसने हम छान के थैलियों में या बोरियों में भी रख सके हैं। और कंपोस्ट बनाने की जो हम लाभ की बात करें तो जो वर्मी कंपोस्ट हम प्रयोग कर रहे हैं उसके बहुत सारे लाभ हैं। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति इससे बढ़ा है और लंबे समय तक यह बनी रहा है। साथ ही जो मिट्टी की संरचना उसमें सुधार हुआ है जिससे जो हमारी ऊसर जमीन है उसमें भी सुधार देखने में मदद मिला है। और वर्मी कंपोस्ट के उपयोग तो भाइयों फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बड़ी तेजी से बढ़ा है और फल फूल सब्जियों और जो बागवानी है इसमें इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा लाभदायक देखा गया है। केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद प्रदूषण रहित है और वर्मी कंपोस्ट जड़ों के विकास के लिए भी बहुत ही बढ़िया मानी गई है भाइयों। तो ये तो ली जानकारी वर्मी कंपोस्ट का कृषि में महत्व। और भाइयों इब लेवा जानकारी मूली, शलगम और गाजर फसल की बिजाई और इसकी देखभाल पे। किसान भाइयों जो देसी किस्म की मूली की जो जड़ है उन उखाड़ कर धोकर और गाजर और जो शलगम के पत्ते हैं उन्हें भी काट कर बाजार में बेचने के लिए भेज दें। और साथ ही भाइयों जो जड़ों को नरम अवस्था में ही उखाड़ा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि सख्त होने के बाद ये खाने के लायक नहीं रहती और बाजार में इसका किसान भाइयों ने सही मूल्य भी नहीं मिलता। साथ ही जो हानिकारक कीट है उससे बचाने के लिए 250 से 400 मिलीलीटर मेलिथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव जरूर करें। अगर जरूरत पड़े तो भाइयों 10 दिन के बाद यो छिड़काव फिर दोबारा दोहरावें। और दवा का प्रयोग करने के बाद भाइयों ध्यान रखें कि 1 हफ्ते तक हमने फसल को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जो गाजर है, शलगम है, मूली है, ये हमने 1 हफ्ते तक खानी नहीं है, तोड़नी नहीं है भाइयों। और फसल की भाइयों खुली जड़ों पर मिट्टी जरूर चढ़ावें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई जरूर कर दे रहें। और जो पिछले महीने में बीजी गई जो विलायती किस्में थी उनकी फसल की भी देख रेख हमने जरूर करनी है और इस महीने में भी इन फसलों की जो विलायती किस्में हैं वो भी हम बीज सके हैं। साथ ही खेत की तैयारी
भी हमने जरूर करनी है। और बोने से पहले भाइयों बीज को जो है कैप्टान या थायरम 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए हमने लेना है। और जो थायरम है या कैप्टान है उससे हमने बीजों को जरूर उपचारित करना है, क्योंकि उपचारित करने से भाइयों जो बीज जनित बीमारी हैं उनका हम निदान कर पाएंगे और किसान भाई जो है वो ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे। और किसान भाइयों खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए किसान भाई जो है किसान कॉल सेंटर पे फ़ोन करके आवश्यक जो भी जानकारी है वो ले सके हैं। और किसान कॉल सेंटर का भाइयों नंबर है 1551। किसान कॉल सेंटर एक टोल फ्री नंबर है। अगर हम पूरे नंबर की बात करें तो भाइयों नंबर है 1800-180-1551। और इसके माध्यम से किसान भाई जो है खेती बाड़ी संबंधित या जो दूसरे संबंधित क्षेत्र हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न है समस्या है उसका समाधान किसान भाई ले सके हैं। और यह सुविधा जो है किसान भाइयों को उनकी जो स्थानीय भाषा है उसमें प्रदान करी जावा है। और किसान भाइयों को अगर कृषि संबंधित क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना और उनकी समस्या का समाधान करना ही इस संपर्क सूत्र का मेन जो है वो उद्देश्य है। और किसान भाई जो है अपनी स्थानीय भाषा में ही इसका उत्तर ले पाएंगे। और ये एक टोल फ्री नंबर है, यानी कि इस पर जब कॉल करें तो कोई पैसा नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता। और अगर किसान कॉल सेंटर का ऑपरेटर तुरंत समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है तो वो कॉल को जो संबंधित कृषि विशेषज्ञ है उसको आगे स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जो किसान भाई की जो समस्या है उसका समाधान जो है वो उस क्षेत्र से संबंधित जो विशेषज्ञ है वही उसका समाधान करे है। और ये जो सेवा केंद्र है वो भारत के सभी राज्यों में और जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी में जो है ये काम करे है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी किसान कॉल सेंटर की। इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।